नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने देश की आस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ हर दिन देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु अपनी आस्था के रूप में दान और चढ़ावा अर्पित करते हैं, लेकिन जब उसी चढ़ावे की सुरक्षा और उसके प्रबंधन पर सवाल उठते हैं तो मामला केवल आर्थिक अनियमितता का नहीं रह जाता, बल्कि विश्वास और संस्थागत जवाबदेही का विषय बन जाता है। इसी बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता चंपत राय ने इस पूरे विवाद पर सार्वजनिक रूप से मौन रहने की घोषणा किया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने तक वह कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं देंगे और उसके बाद अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का बिंदुवार जवाब देंगे। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वर्षों तक मंदिर आंदोलन और मंदिर निर्माण से जुड़े प्रमुख चेहरों में रहे चंपत राय को ट्रस्ट के महासचिव पद से हटना पड़ा, और क्या उनकी मौन केवल एक कानूनी रणनीति है या इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। आइए पूरे मामले को क्रमवार समझते हैं। रिपोर्टों के अनुसार राम मंदिर में दान पत्र से प्राप्त चढ़ावे की गिनती के दौरान कथित रूप से धन की चोरी की घटनाएं सामने आई। एसआईटी की प्रारंभिक जांच में बताया गया कि 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच कथित तौर पर लगभग 70 बार चोरी जैसी गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुई। आरोप है कि कुछ कर्मचारी नकदी को अपने कपड़ों और मोजों में छिपाकर बाहर ले जाते दिखाई दिए। जांच के दौरान कर्मचारियों से लगभग 78 लाख रुपए बरामद किए जाने की भी बात सामने आई है। यदि यह तथ्य अंतिम जांच में पुष्ट होते हैं तो यह किसी भी धार्मिक संस्था के लिए बेहद गंभीर मामला होगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच चंपत राय का नाम भी सार्वजनिक चर्चाओं में आने लगा। उनके कुछ पूर्व सहयोगियों और मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों ने मांग किया है कि जांच का दायरा बढ़ाकर उनकी भूमिका की जांच की जाए। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में चंपत राय का नाम आरोपी के रूप में शामिल नहीं बताया गया है। इसके बावजूद उनसे कई घंटों तक पूछताछ की जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूछताछ के दौरान उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उन्हें चढ़ावे में कथित चोरी की जानकारी सार्वजनिक होने से पहले मिल चुकी थी। हालांकि इस संबंध में उनकी ओर से अभी कोई विस्तृत सार्वजनिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। 6 जुलाई को हुए ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और उनका महासचिव के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया है। उसी दिन उन्होंने एक हस्तलिखित नोट तैयार किया, जिसके बाद में उनको आधिकारिक एक्स अकाउंट पर साझा किया गया। इस नोट में उन्होंने लिखा कि उनके ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने मौन धारण करने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद वह सभी आरोपों का बिंदुवार उत्तर देंगे। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को निर्दोष मानता है तो क्या जांच पूरी होने तक मौन रहना उचित रणनीति है? कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो इसका उत्तर हाँ भी हो सकता है। कई बार जांच प्रभावित न हो, इसलिए संबंधित व्यक्ति सार्वजनिक बयान देने से बचते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में सक्रिय लोगों के मामले में यही मौन कई तरह की अटकलों को भी जन्म दे देता है। इस विवाद ने इसलिए भी अधिक ध्यान आकर्षित किया क्योंकि चंपत राय के साथ साथ ट्रस्ट से जुड़े अनिल मिश्रा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफा देना अपने आप में दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं होता है। कई बार संस्थागत निष्पक्षता बनाए रखने या जांच को स्वतंत्र रूप से चलने देने के लिए भी पद छोड़ा जाता है। दूसरी ओर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने गलत लोगों पर भरोसा किया। उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ प्रतिनिधियों ने भी उनके समर्थन में बयान दिया। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी अपने आरोपों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। इस बीच फैजाबाद बार एसोसिएशन द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग और भाजपा सांसद विनय कटियार की सार्वजनिक टिप्पणी ने इस पूरे विवाद को और अधिक राजनीतिक बना दिया है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है।
रिपोर्टों के अनुसार एसआईटी की जांच केवल चढ़ावे की कथित चोरी तक सीमित नहीं रह सकती। जांच एजेंसियां अब यह भी देख रही हैं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान धन के उपयोग या कथित दुरुपयोग से जुड़े कई तथ्य सामने आते हैं या नहीं। यदि ऐसा होता है तो जांच का दायरा पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक हो सकता है। हालांकि अभी इस संबंध में अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है, इसलिए किसी भी प्रकार का अंतिम निष्कर्ष निकालना गलत या जल्दीबाजी हो सकता है। एक और सवाल जिसने विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है वह यह है कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सीधे ट्रस्ट तक कैसे पहुंची और ट्रस्ट ने प्रेस विज्ञप्ति में यह दावा क्यों किया कि जांच का आदेश उसी ने दिया था। यदि जांच स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जा रही थी तो रिपोर्ट के सार्वजनिक होने की प्रक्रिया को लेकर भी पारदर्शिता के प्रश्न उठना स्वाभाविक है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोप और दोष सिद्ध होने में अंतर होता है। भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है, जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालत या सक्षम जांच एजेंसी अंतिम रूप से दोष सिद्ध न कर दे तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता है। इसलिए पत्रकारिता का दायित्व है कि वह तथ्यों और आरोपों के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखे। आज देश जिन सवालों के जवाब जानना चाहता है वे हैं, क्या चढ़ावे की चोरी संगठित तरीके से हुई? क्या यह केवल एक कुछ कर्मचारियों तक सीमित मामला था या प्रशासनिक स्तर पर भी कोई लापरवाही हुई थी? क्या समय रहते उचित कार्रवाई की गई? यदि वरिष्ठ अधिकारियों को पहले से जानकारी थी तो तत्काल कठोर कदम क्यों नहीं उठाए गए? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट इन सवालों का स्पष्ट उत्तर दे पाएगी?